Good morning students. Today we will discuss inline functions. Last जैसे मैंने आपको बताया था कि हम functions create करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक self contained ब्लॉक मिल जाता है जिसको एक पर्टिकुलर आप नाम देते हैं. जब चाहें आप अपने प्रोग्राम में उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं. तो इनलाइन फंक्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी फंक्शन को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके कंपाइलर का एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा स्पेस यूज होता है. जब भी आप एक फंक्शन को पैरामीटर्स देते हैं, आपको पता है कि आपका फंक्शन जब भी कॉल होता है वो वहां से जुड़ता है जहां से उस फंक्शन को कॉल किया हुआ था. तो उस कनेक्टिविटी में उसको सेव करके जाना होता है अपना रिटर्न एड्रेस, ताकि जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पे वापस आ सके. इनलाइन फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे कुछ ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो ऑलमोस्ट एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं. तो क्यों इतने छोटे फंक्शन के लिए हम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा टाइम हम कंपाइलर का यूज़ करें या प्रोसेसर का यूज़ करें. तो जब हम एक फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना देते हैं तो इनलाइन फंक्शन आपके कंपाइलर को बता देता है कि हर एक फंक्शन की कॉल के साथ ही उसका कोड आपने अटैच कर देना है. हमारे इस फंक्शन की प्रोसेसिंग नॉर्मल फंक्शन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और हमारे ये ऑर्डिनरी फंक्शन की तरह ही बाकी काम करता है. कैसे? जैसे आपको नॉर्मल फंक्शन बनाना है बिल्कुल वैसे ही आप फंक्शन बनाएंगे. उसके आगे एक कीवर्ड लिखेंगे इनलाइन, उसके बाद उसमें एक आर्गुमेंट पास करेंगे इंटीजर टाइप का n, और उसमें देखिए ध्यान से इसमें आपने एक सिंगल स्टेटमेंट डाल रहे हैं, दैट इज रिटर्न n मल्टीप्लाई n. दैट मीन्स जब एक नंबर का स्क्वायर निकालना होगा पूरा का पूरा हम कंप्लीट फंक्शन बनाने की बजाय उसे एक इनलाइन फंक्शन बनाएंगे. मेन में जब उसे कॉल करेंगे तो हम सी आउट मीन्स उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं, स्क्वायर फंक्शन को कॉल भी कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 3. तो अगर ये इनलाइन फंक्शन है ये इसकी अकरेंस के साथ ही इस पूरे कोड को अटैच कर देगा. So then the compiler replace the inline function call with the function actual code shown below. कि आपका कोड इसके साथ ही अटैच हो गया. यही होता है ऑनलाइन फंक्शन. तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से भी एक फंक्शन को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी सेम वर्क करेगा. अब यहाँ पे क्या कहता है, इनलाइन फंक्शन तो बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इजी हो गया, बट ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका वर्क नहीं करता है. कैसे? कहता है इट कंटेन्स, इफ इट कंटेन्स अ लूप. इसके अंदर सिंपल एक स्टेटमेंट आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई लूप आ जाता है तो या स्विच आ जाता है या गो टू स्टेटमेंट आ जाती है तो हमारा ये इनलाइन फंक्शन हम नहीं बना सकते उसको. इफ फंक्शन डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, अगर वो फंक्शन रिटर्न ही नहीं कर रहा कुछ वैल्यू तो वो अटैच होके आउटपुट कहाँ देगा. इफ अ फंक्शन कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल्स, फिक्स उसमें वेरिएबल्स आपने डाल रखे हैं जो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं, तो वो उस केस में भी आप इसको यूज नहीं कर सकते. और इनलाइन फंक्शंस अगर आपका रिकर्सिव है तो आप इसको यूज नहीं कर सकेंगे. तो इसका मेन एडवांटेज क्या होंगे, इनलाइन फंक्शन आपका सेव करता है एग्जीक्यूशन के टाइम को, मेमोरी को सेव करता है, बट there is a memory overhead if the function is called n number of times in the program, then it is copied n number of times making the program code large. हमने बार बार इनलाइन फंक्शन बना रखा है, बार बार इस कोड को वो अटैच कर देगा तो ये प्रोग्राम के लिए एक ओवरहेड हो जाएगा मेमोरी का. सिंपली एक आधा आपने यूज कर रखा है तो वो आपकी मेमोरी को सेव करता है. तो इस तरीके से हम एक फंक्शन को यूज करेंगे. कैसे? 5.18 एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए ध्यान से, हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, एक इनलाइन फंक्शन बनाया फ्लोट एरिया जिसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया फ्लोट टाइप का r. इसमें रिटर्न किया हमने पाई इंटू आर स्क्वायर किया, r को मल्टीप्लाई किया r से और उसने उसे रिटर्न कर दिया. देन हम वॉइड मेन में आते हैं, हमने एक फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, रेडियस और ए. एक मैसेज प्रिंट कराया क्लियर स्क्रीन करने के बाद कि एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, सी इन करा लिया रेडियस की वैल्यू. यहाँ पर अब सी इन के बाद की नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक फंक्शन कॉल हो रहा है ए इज इक्वल टू एरिया, उसमें पास कर रहे हैं हम रेडियस, और जैसे ही ये लाइन एनकाउंटर होगी ये फंक्शन जो है एरिया
हमारे ऊपर वाले इनलाइन फंक्शन के साथ जुड़ेगा और इसके कोड को अटैच करने के बाद यहीं पे कंप्लीट करके ए के अंदर उसकी वैल्यू डाल देगा। आफ्टर दैट हम उसे सी आउट कराएंगे, द एरिया ऑफ सर्कल इज ए। इस तरीके से ये आपका हमारा ये इनलाइन फंक्शन जो है वर्क करता है। आफ्टर दैट द सिंपल थिंग दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बिल्कुल सेम वे जैसे आपने सी में पढ़ा था कि हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट मीन्स हम आर्गुमेंट की वैल्यू डायरेक्टली दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है वॉइड सम करके और हमने इसमें x की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू भी डाल दी है, तो ये एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। इसमें जो वैल्यू आप पास कर रहे हो वही की वही वैल्यू इसके अंदर रह जाएगी। जैसे हम वर्ड मेन में आ रहे हैं, हमने सम फंक्शन को कॉल किया, पहले कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, फिर सम को कॉल किया, हमने सिंपल एक वैल्यू दे दी, उसके बाद दो वैल्यूज दे दी। तो इस तरीके से जब ये फंक्शन कॉल होंगे नीचे जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने सम के अंदर x और y दो वैल्यूज का सम कर रखा है, तो फर्स्ट टाइम जब उसको हम सम को कॉल करेंगे तो हमने तो कोई वैल्यू दी नहीं, लेकिन ऊपर वैल्यू गिवन है ना 10 और 20, तो इनका सम आ जाएगा 30। सेकेंड टाइम जब कॉल कर रहे हैं हमने एक वैल्यू दे दी है 5 और उसके बाद की है 20, क्योंकि x की वैल्यू में चली जाएगी फर्स्ट वेरिएबल में ये वैल्यू, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू होगी 20, तो इन दोनों का सम बन जाएगा इसके अंदर 25। और आफ्टर दैट हम जब थर्ड टाइम इसको कॉल कर रहे हैं 5 और 15 दोनों वैल्यूज हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, अब ये 5 और 15 वैल्यू लेके आपको सम देगा 20। इस तरीके से आप इसको वर्क करते हैं ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो इनका बेनिफिट क्या रहता है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूजफुल इन सच केसेस वेयर सम आर्गुमेंट्स ऑलवेज हैव सम वैल्यूज। हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, या तो हम अपनी तरफ से वैल्यू देंगे, अगर नहीं दी होगी तो वो अपने आप आपकी डिफॉल्ट वैल्यू को उठा लेता है। जैसे आपका बैंक का इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट सिचुएशंस में सेम रहता है, पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में आपने उसे चेंज करना है तो आप इसे कर सकते हैं। ये फिर कब यूजफुल रहता है, जब आपका आफ्टर अ प्रोग्राम इज रिटन वी डिसाइड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द फंक्शन बाय एडिंग अनदर आर्गुमेंट। Using default argument means that the existing function calls can continue to use old number of arguments. Means या तो हम चाहते हैं कि हमारे दिए हुए फिक्स आर्गुमेंट वो लेता रहेगा, जब हमें ज़रूरत होगी हम उसे चेंज कर लेंगे। And default argument facility allows easy development and maintenance of the program. इससे आसान हो जाता है, बार बार हमें नहीं देना पड़ता, नहीं भी दे रखा है तो वो अपने आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लेता है। Another very important topic is function overloading that I will tell you in the next video. Thank you.